ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कब साइन हुई 1765 में। उसमें क्या बोला कि देखो ब्रिटिश ऑफिसर्स कहते हैं कि हमने बैटल की है, बैटल ऑफ बक्सर, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ इसमें, ठीक है, तो आप हमें क्या करो, आप हमें कंपनसेट करो, आप हमें कंपनसेशन दो, आप हमें, क्यों, क्योंकि हमारा बहुत सारा नुकसान हुआ और हमारे बहुत सारे सोल्जर्स की डेथ हो गई है, तो आप हमें कंपनसेशन। ये कब बात कहाँ होती है, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में कब साइन होती है 1765 में, ठीक है। देखो मेन बात ये है कि जो पावर थी, जो पहले पावर्स नवाब के पास थी, वो डायरेक्ट ट्रांसफर कहाँ हो जाती है, कंपनी ऑफिसर के पास होती है। कौन कौन सी पावर्स को ले लेते हैं, राइट्स ऑफ निजामत, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव जो पावर है वो हम रखेंगे अपने अपने पास। साथ ही साथ में कौन सा दीवानी राइट, दीवानी राइट मतलब कि लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट करना है वो हम कलेक्ट करेंगे वो, ठीक है। तो कौन कौन से प्रोविंस उन्होंने लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिए थे, कलेक्ट रेवेन्यू फ्रॉम द प्रोविंसेस ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कहां से करवाते हैं वो, शाह आलम को। शाह आलम को कौन था, मुगल एम्परर, ठीक है। देखो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि जो कंपनी के जो ऑफिसर, जो कंपनी होती है वो बंगाल की पूरी दीवान बन जाती है। क्यों, क्योंकि देखो किसी भी लैंड में कोई भी किंग है, अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू कलेक्ट करने की पावर है तो हम कहेंगे कि वो एक्चुअली में किंग है। तो ये जो दोनों जो पावर थी, ये किसके पास चली गई थी, कंपनी ऑफिसर्स के पास चली गई थी, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चली गई थी। तो इससे क्या हुआ कि वो बंगाल की दीवान बन गई हो, ठीक है। देखो इससे जो प्रॉब्लम जब ब्रिटिश इंडिया में आए थे, ठीक है, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उनके पास जो चीजें थी, बहुत कम चीजें थी उनके पास, वो जो कि वो एक्सपोर्ट कर सकते थे वो, ठीक है। तो अपने साथ वो थोड़ी सी चीजें साथ में लाते थे, इंडिया में आकर वो साथ में गोल्ड और सिल्वर भी लाते थे, उसके लोगों को वो गोल्ड और सिल्वर देते थे, ठीक है। उसके बदले में जो इंडिया की जो अच्छी चीजें होती थी जैसे कि कॉटन और सिल्क थे, वो अपने साथ में खरीद के अपने साथ वो ले जाते थे, साथ में ले जाते थे वो वापस इंग्लैंड में वो, ठीक है। तो जब वो बंगाल के एक्चुअली में वो रूलर बन गए वो, तो जो उनकी रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाती है। वो सॉल्व कैसे हो जाती है कि जब उनको पावर मिल जाता है कि हम रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे हम, और हमारे पास इनकम होगी, हमारे पास फंड आ जाएंगे, तो जो वो प्रोडक्ट थे वो उनको नहीं नहीं लाते हैं वहां से, और वहीं से कलेक्ट करके यहीं से चीजें खरीद के वो वापस इंग्लैंड में भेज देते हैं जहाँ पर इंडस्ट्री लगी थी, और वो बहुत सारी चीजें लाकर वापस आके इंडिया में आकर उनको बेचते हैं उनको आके वो, ठीक है। तो क्या करते हैं, जो मैंने आपको तीन प्रोविजन बताई हैं, वहां से वो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उन टेरिटरी से, ठीक है। और देखो मैंने अभी बताया कि अगले 18th सेंचुरी में क्या होता था कि ब्रिटेन हैज नो गुड्स फॉर एक्सचेंज, उनके पास ज्यादा गुड्स नहीं थे एक्सचेंज करने के लिए, तो वो ट्रेड किस किस चीज के साथ करते थे, विद ट्रेड ओनली विद गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, जब उनके पास पावर आ गई तो नाउ रेवेन्यू कलेक्टेड कुड फाइनेंस द कंपनी एक्सपेंसेस, जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करना शुरू हो गए, तो जितने भी कंपनी के जितने भी खर्चे, जो एक्सपेंसेस कंपनी के थे, वो सारे के सारे कहां से बोलने लगे करने, जो रेवेन्यू वो इंडिया से कलेक्ट करते, जो टेरिटरीज उनको दी थी कि आप यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हो, जो उन्होंने वॉर में दी थी उन्होंने, ठीक है। तो पहले जो वो ट्रेड करते थे वो गोल्ड और सिल्वर में वो ट्रेड करते थे। इससे क्या हुआ कि इससे जो प्रॉब्लम थी कि रिसोर्स मोबिलाइजेशन की, वो सॉल्व होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम, देखिए देखो जब बैटल ऑफ प्लासी होती है वहीं से चीज की शुरुआत हो जाती है, जब वो वॉर जीत जाते हैं बैटल ऑफ प्लासी से, वहीं से जो आउटफ्लो ऑफ गोल्ड स्लो डाउन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, जो गोल्ड का आउटफ्लो होता है या इनफ्लो होता है वो कम होना शुरू हो जाता है वो, ठीक है। क्या करते थे जब वो उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट शुरू कर दिया उन्होंने कलेक्ट करना, तो वो इंक्लूडिंग बाइंग रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन और सिल्क फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंग्लैंड, तो उन एक्सपेंसेस से वो कॉटन और सिल्क जो इंडिया में बनते थे, जो कि वर्ल्ड फेमस थे, वो उनको खरीदते थे और कहाँ भेज देते थे, वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, कहाँ लगी थी वो, इंग्लैंड में, वहां जाकर उनको वो रॉ मटेरियल भेज देते हैं, कौन सा, कॉटन और सिल्क, वहां जाकर वो अच्छी चीजें बनाते हैं, अच्छे कॉटन कपड़े बनाते हैं, और वापस आके इंडिया और बाकी और अदर्स कंट्रीज में जाके वो उनको भेज देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में क्या शुरू, जब वो रेवेन्यू उन्होंने रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर दिया, तो जब किसी भी पर्सन के पास जब पैसा आ जाता है तो अपनी चीजें सबसे पहले वो पूरी, जो चीज की उसको जरूरत होती है वो पहले उनको पूरा करता है। तो कंपनी की क्या नीड्स थी, कंपनी की नीड्स थी कि अगर हमें इतने बड़े टेरिटरी एरिया में अगर हमें रहना है तो हमारे पास काफी सारी पावर चाहिए। पावर कैसे आती है, मिलिट्री से, ठीक है। तो क्या करते हैं उस रेवेन्यू से मेंटेनिंग द कंपनी ट्रूप्स, मतलब मिलिट्री पावर स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दिए, फोर्टिफिकेशन, रहने के लिए घर किले बनाना शुरू कर दिए उन्होंने, ठीक है। बिल्डिंग ऑफिसेज, जहां बैठ के काम करेंगे, तो ऑफिस में चाहिए तो ऑफिस बनाना शुरू कर देते हैं, कहां पर वो, कैलकाटा में वो, ठीक है। इससे क्या होता है कि कंपनी के पास जब इतना सारा रेवेन्यू कलेक्ट करना शुरू कर देते तो कंपनी के पास, कंपनी हैड प्लेंटी ऑफ फंड्स एंड स्टार्टेड ड्रीमिंग लाइक नवाब्स,
ठीक है, देखो किसी भी चीज, किसी भी पर्सन के पास अगर बहुत सारा पैसा, बहुत सारा फंड आ जाए तो उसे क्या लगता है कि हम भी एक ऐसी लाइफ जिएंगे जो काफी हमारी लग्जरियस लाइफ हो, हमारे पास सारी चीजें हो। ठीक है, जो कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है, कंपनी हैड प्लेंटी ऑफ फंड्स, फंड्स कहां से आता है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करते हैं वो। ठीक है, जब पैसा आ गया तो वो ड्रीम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हम भी ये, जैसे देखो जब वो इंडिया में आए थे ब्रिटिश ऑफिसर, जब वो यहाँ पर जो रूलर्स और नवाब जो रहते थे, जिस हिसाब से वो रहते थे, उनको देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गए थे कि यार देखो लाइफ हो तो वैसी लाइफ हो। ठीक है, तो सबके मन में होता ही है। तो जब किसी पर्सन के पास पैसा आ जाता है तो जो उसमें चीजें सोच होती है, जो ड्रीम की होती है, पहले वो उन्हीं को पूरा करता है। तो जब वो आए थे उन्होंने भी चकाचौंध देखी थी, उन्होंने इंडिया में कि रूलर्स कैसे रहते, कितना सारा पैसा है। ठीक है, तो जब उनके पैसा आ जाता है तो वो भी वैसे रहना सोचना शुरू कर देते हैं कि हम भी ऐसी लाइफ हम अब स्पेंड करेंगे। यहाँ से एक नए वर्ल्ड की शुरुआत होती है जिसको हम बोलते हैं नवाब। ठीक है, जो ये नया वर्ड नवाब आया, ये कहां से आया? देखो, कंपनी ऑफिसर सिक्योर्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम द रूलिंग नवाब। जब वो नवाब से एडमिनिस्ट्रेटिव वाला पावर ले लेते हैं, साथ में रेवेन्यू कलेक्शन वाली पावर भी ले लेते हैं। ठीक है, पहले वो था कि उन्होंने फरमान साइन करवाया था, वहां से भी कलेक्ट किया उन्होंने। उसके बाद जब उन्होंने वॉर की तो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव और जो रेवेन्यू कलेक्शन वाला जो पावर थी वो भी उन्होंने अपने पास रख ली। जैसे कि जो उन्होंने नवाब से उनको सिर्फ एक एज अ पपेट रूलर ही रखा था कि आप सिर्फ खड़े रहो और आपके पीछे से हम सारे काम करेंगे। ठीक है, मतलब वही चाह रहे थे कि आप खड़े रहो और आपके कंधे पे रख के बंदूक हम चलाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम वो ऐसा सोचते थे वो। तो कंपनी ने सिक्योर कर लिया एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू कलेक्शन कर ली, कहां से? नवाब से। ठीक है, और आल्सो एस्पायर टू लिव अ लग्जरियस लाइफ। ठीक है, वो एस्पायर कर रहे थे क्योंकि उन्होंने आके ये आके चकाचौंध देखी थी कि रूलर्स तो नवाब कैसे रह रहे हैं। ठीक है, जब पैसा आ जाता है तो वो भी वैसे रहना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, इसकी शुरुआत कहां से होती है? बैटल ऑफ प्लासी से शुरुआत हो जाती है इसकी। ठीक है, और साथ में जब वो ट्रीटी साइन करवाते हैं, ठीक है, फरमान भी होता है उनके पास, तो वहां से क्या होता है कि नवाब ऑफ बंगाल फोर्स टू गिव मनी एंड लैंड एज पर्सनल गिफ्ट टू ऑफिसर्स। जब वो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन करा लेते हैं कि जो भी रेवेन्यू हम कलेक्ट करेंगे आप बस खड़े रहो। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ कि नवाब मजबूर हो जाता है कि ऑफिसर्स को वो साथ में पैसा भी देता है, जो कंपनसेशन देते थे, 5 लाख रुपए दे रहे थे पर मंथली, वो ऑफिसर्स को वो कंपनसेशन देंगे वो। ठीक है, नवाब देता है। तो नवाब ऑफ बंगाल फोर्स टू गिव मनी एंड लैंड एज पर्सनल गिफ्ट टू ऑफिसर्स। वो पैसा भी देता है, साथ साथ में वो लैंड भी देता है ऑफिसर्स को वो। ठीक है, एज ए पर्सनल गिफ्ट देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है कि ऑफिशियल जो है बहुत सारे अर्निंग एनफ मनी वेल्थ वेंट बैक टू इंग्लैंड एंड लिव अ कंफर्टेबल लाइफ एंड फ्लरिश देयर वेल्थ। देखो, उसका कहने का ये है कि जब उन्होंने बहुत सारा पैसा उनके पास आ गया वो, ठीक है, वो कामयाब हो जाते हैं कि बहुत सारा वो पैसा साथ में लैंड वो कमा लेते हैं। ठीक है, बहुत सारी इनकम वो कर लेते हैं, तो वापस जाके जब इंग्लैंड में रहते हैं जाके, ठीक है, तो वहां जाकर एक बड़ी एक अच्छी बड़ी कंफर्टेबल लाइफ को स्पेंड करना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, और वहां जाकर अपनी जितनी वेल्थ उन्होंने यहाँ से कमाई होती है, जो इनकम की होती है, वो जाकर वहां उसको फ्लरिश करते हैं जाके वो। ठीक है, तो जो इंग्लिश सोसाइटी होती है वहां पर वो उन लोगों को क्या कहती है? कॉल्ड एज अ नवाब। उन पर्सन को बोलती है कि हाँ ये नवाब हैं, जो वहां से आए हैं, बहुत सारी अर्निंग्स करके आए हैं। तो यहीं से क्या शुरुआत होती है? यहाँ से शुरुआत होती है, जेलसी की शुरुआत हो जाती है। ठीक है, जो लोग वहां पर जो नेटिव इंग्लिश मैन थे, जो वहां पर इंग्लैंड में रह रहे थे, वो उनसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं कि यार देखो वहां से इतना सारा पैसा कमा के आया और देखो कैसी लाइफ जी रहा है। ठीक है, तो वो उनसे जेलसी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश सोसाइटी की जो एलाइड सोसाइटी होती है, ठीक है, वो कभी भी उनको, उन नवाब्स को, उन पर्सन को कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। वो मानती नहीं है कि आप हमारे स्टेटस को, आपने जैसे भी कमाया, पता नहीं कैसे कमाया, ठीक है, चाहे आपने करप्शन की है, जैसे भी कमाया है, किसी को डरा धमका के कमाया है, तो वो कभी, वो जो अलाइड सोसाइटी होती है ब्रिटिश की, कभी भी उनको एक्सेप्ट वो नहीं करती है वो। ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या करते हैं? उनको बोलते हैं कि कंसीडर्ड एज अ सोशल क्लाइंबर्स एंड रेगुलेटेड इन प्लेस एंड कार्टून। तो उनके खिलाफ वो प्लेस और कार्टून वगैरह बनाते हैं कि देखो ये लोग वहां से आए, इतनी सारी वेल्थ कमा के, पता नहीं कैसे वेल्थ कमाई, जैसे भी कमाई है उन्होंने। ठीक है, तो जो एलाइड सोसाइटी होती है ब्रिटिश में, कभी भी उनको एक्सेप्ट नहीं करती है और उनके खिलाफ प्लेस और कार्टून भी बनाते हैं उनके खिलाफ। ठीक है, देखो अब क्या था कि ये तो हमने देख लिया कि पॉलिटिकल एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी की, पॉलिटिकल एक्सपेंशन कंपनी ने कैसे किया, जैसे उन्होंने बॉन्ड किया, क्रेडिट रिफ्लेक्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे तो नहीं था कि उन्होंने ऐसे सब कुछ उन्होंने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो उसके पीछे कुछ पॉलिसी होगी, कोई भी कुछ काम करता है, कोई भी पर्सन काम करता है, तो उसके पीछे उसका मेन रीजन होता ही है। ठीक है, तो जब वो इतना बड़ा एम्पायर सोच रहे थे कि इतना बड़ा एम्पायर कैसे इंडिया को इतनी सारी चीजें इंडिया में अवेलेबल, और कैसे इतनी सारी इनकम जनरेट करें यहाँ से ताकि हम वापस इंग्लैंड भेजें, तो उन्होंने कुछ पॉलिसीज बनाई थी जिससे कि वो
अपना स्ट्रॉन्ग हो इंडिया में काफी वो अच्छे से होल्ड कर सके हो। ठीक है, देखो क्या था कि जब ब्रिटिश आए थे इंडिया में तो उन्होंने 100 साल में ही उन्होंने इतना अपना पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग इतनी होल्ड कर लिया था उन्होंने कि वो यहाँ तक कि कोई भी रीजनल किंगडम था या कोई जैसे या मुगल एम्परर था तो वहां जाकर उसके कैबिनेट उसके मिनिस्टर्स में जाकर वो बैठ गए थे, वहां पर उन्होंने अपने पर्सन अपॉइंट करके उन्होंने भेज दिए थे वहां पे उन्होंने। ठीक है, तो 100 साल में अपना पॉलिटिकल होल्ड काफी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, वो एक दो वॉर भी लड़ते हैं जिसमें कि वो जीत जाते हैं वो। ठीक है, तो कंपनी जो होती है वो कौन कौन सी पॉलिसीज अपनाती है, देखो वो उन्होंने कभी भी डायरेक्ट उन्होंने किसी भी रीजनल किंगडम या किसी भी बड़ी एम्पायर पे उन्होंने कभी भी डायरेक्ट उन्होंने अटैक कभी किए ही नहीं उन्होंने। ठीक है, वो पहले क्या करते थे, बातों बातों में उनको जाते थे, उनको प्रलोभन देते थे कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो उन्होंने कभी भी डायरेक्ट उन्होंने वॉर नहीं की, उन्होंने वॉर उन्होंने तभी की है जब उनके पास लास्ट ऑप्शन रह गई है, जब कोई उनकी बात नहीं माने तो वो क्या करते थे कि ठीक है तुम्हारी बात नहीं माना तो ठीक है आ जाओ आमने सामने, हम वॉर ही कर लेते हैं आपस में। ठीक है, तो कभी उन्होंने डायरेक्ट उन्होंने मिलिट्री अटैक नहीं किया उन्होंने। ठीक है, उन्होंने क्या वेरियस उन्होंने इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक मेथड्स उन्होंने अपनाए, काफी सारी उन्होंने पॉलिसीज उन्होंने ठीक है पॉलिसीज बनाई कि वो जो भी रूलर्स है वो उनके अंदर क्या सब सर्वेंट आ जाए उनके अंदर, कि उनके अंदर में आकर वो काम करे और उनकी बात मानना वो शुरू कर दे। ठीक है, तो कभी भी उन्होंने डायरेक्ट मिलिट्री अटैक नहीं किया किसी भी रूलर किंगडम के ऊपर, जब उनकी बात नहीं मानी तब उन्होंने किया है वो। काफी सारी वेरियस इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक मेथड्स अपनाए हैं। ठीक है, उन्होंने क्या रूलर्स को ताकि वो उनके सब सर्वेंट बन जाए उनके वो। ठीक है, देखो क्या था, जब उनकी बात नहीं मानते थे जैसा वो चाहते थे कि ऐसा हो जाए, जब नहीं मानते थे तो एनेक्सेशन बाय अप्लाइंग डायरेक्ट फोर्स, ठीक है कि वो वॉर्स वगैरह करेंगे, डराएंगे धमकाएंगे, युद्ध करेंगे जाकर, तब उनको उस टेरिटरी को अपने अंडर में वो कर लेंगे, या फिर सबसाइडरी अलायंस बनाएंगे। ठीक है, या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। ठीक है, ये हम दोनों चीजें बाद में देखेंगे हम कि इन दोनों का क्या मतलब है सबसाइडरी अलायंस, अभी हम ये देख लेते हैं। ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में देखो क्या था कि अगर किसी भी रूरल किंगडम पर कोई भी अगर है, कोई भी उसका अगर कोई मतलब इसका कोई सन वगैरह कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं है उसका, ठीक है जो कि वो रूलर बन सके, तो जो वो टेरिटरी होती थी वो उनकी डायरेक्ट उनके अंडर में आ जाती थी। वो सब साइड अलायंस के खिलाफ ही वो अलायंस बनाएंगे, इसको डरा धमका के अपने अंदर कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर कंपनी पोजीशन इंक्रीज, जब बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है ठीक है तो वो क्या करते हैं कि वो जो तीन जिन्होंने अलायंस बनाया होता है तो उनसे वो युद्ध अपनी वॉर को जीत जाते हैं। अलायंस किसके बीच में हुआ था, ठीक है नवाब ऑफ बंगाल वगैरह और शाहजहां के बीच में हुआ था। ठीक है, तो वहां से क्या था जब बैटल ऑफ बक्सर में वो जीत जाते हैं तो उनकी जो उनकी कंपनी की पोजीशन होती है काफी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो उन्हें लगता है कि हाँ यार हम भी कुछ है, हमने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया हमने। ठीक है, तो क्या करते हैं कि साथ ही साथ में पहले ब्रिटिश आए थे कि हम इंडिया में से ट्रेड करेंगे, तो वहां से शुरुआत हो जाती है कि अब वो क्या करते हैं नाउ टेक अ पार्ट इन पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन अफेयर्स ऑफ इंडियन रूलर्स। अब जो इंडियन रूलर्स थे वो उनके जितने भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उस अफेयर्स में वो जाना शुरू कर देते हैं वो। ठीक है, उनका जो अपना पर्सनल जो उनकी इच्छा थी वो जा जाती है कि भाई ठीक है हम भी इंटरेस्ट लेते हैं कि किसके जो इंटरेस्ट लेना वो शुरू कर देते हैं, कौन से पॉलिटिकल इंटरेस्ट अफेयर्स किसके, जो इंडियन रूलर्स के। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया जब उनका इंटरेस्ट जा गया तो उन्होंने एम्प्लॉयड ऑफिसर्स उन्होंने कुछ लोग ऐसे एम्प्लॉयड किए उन्होंने ऑफिसर जो उन्होंने वहां उनके किंगडम में जाकर भेजे, उनके कैबिनेट वगैरह में भेजे। ठीक है, रेजिडेंस इन इंडियन स्टेट्स। ठीक है, बहुत सारे उन्होंने ऑफिसर्स एम्प्लॉयड किए, रेजिडेंस भी भेजे कहां पर इंडियन स्टेट्स में, कि वहां से उनकी पल पल की खबरें मिलती रही कि यहाँ का प्रशासन कैसे काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि जो वो ऑफिसर्स को अपॉइंट करते हैं वो कौन से होते हैं, दीज आर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एजेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, कमर्शियल और पॉलिटिकल एजेंट होते हैं। ठीक है, कि वो मेन टास्क जो कंपनी का मेन टास्क होता है कि फर्दर कंपनी इंटरेस्ट, उनका मेन टास्क यही होता है कि ये सिर्फ वो कंपनी के भरे भरे के बारे में ही सोचेंगे, बुरा नहीं सोचेंगे, वो जो उनकी पल पल की खबरें उस किंगडम में हो रही है वो उनको देते रहेंगे वो। ठीक है, वहां से पता करेंगे वो। ठीक है, दीज आर कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एजेंट्स ऑफ कंपनी, मेन टास्क टू फर्दर कंपनी इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन देखो कहता है जो नवाब होता है जो उन्होंने अपॉइंट किया था वो उसको कोई भी नवाब नॉट गिवन अ सिंगल एनी पावर टू एक्सरसाइज हिज अथॉरिटी। ठीक है, तो जो अब नवाब उन्होंने जो पपेट रूलर अपॉइंट किए होते हैं वो उसको कोई भी पावर नहीं देते हैं। ठीक है, जैसे कि उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल उन्होंने अपॉइंट किया, इसको किया था मीर कासिम को, सॉरी मीर जाफर को किया था, बाद में उसकी डेथ हो जाती है तो उसका मीर जाफर का सन आ जाता है। ठीक है, तो जो नवाब अपॉइंट किया होता है उसको कोई भी पावर नहीं होती है उसको, कि या तो कोई भी एक्सरसाइज कोई भी पावर यूज अपनी नहीं कर सकता है। ठीक है,
वो कोई पावर यूज नहीं करेगा, लेकिन मतलब कहने का मतलब है कि उसको सामने खड़ा कर देंगे और उसके कंधे पर रख के बंदूक चलाएंगे हम, ठीक है। उस वाले सिस्टम को बोलते थे ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। कहाँ स्टार्ट हुआ देखो 1765 से 1773 बंगाल में चला है, ठीक है। ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट मतलब रूलर कोई होगा, लेकिन जो मेन काम होगा, जितनी भी पावर्स होगी वो किसी और के पास होगी वो, ठीक है। उस सिस्टम को हम बोलते थे ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बंगाल में चला 1765 में 1773 में, ठीक है। उसी दौरान क्या हो जाता है कि बंगाल में फैमाइन आ जाता है। फैमाइन कब आता है बंगाल में? 1770 में, ठीक है। तो फैमाइन में क्या होता है कि उस टाइम क्या उन्होंने टैक्स पॉलिसी अपनाई थी उन्होंने कि 1/3 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ बंगाल, ठीक है, कि हम जितने भी आप कमाओगे आप हमें 1/3 अपने लैंड का हिस्सा दोगे आप, ठीक है। जब फैमाइन बंगाल में आ जाता है, ठीक है, तो वो सफर कब आता है? 1770 में, ठीक है। उससे क्या होता है कि जो 1/3 जो पॉपुलेशन की बंगाल की वो उससे प्रभावित होती है, उससे पेरिशित हो जाती है वो, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर जब पैमाना आ जाता है तो धीरे धीरे जो कंपनीज होती है उनका मेन इंटरेस्ट था ये था कि हम ट्रेड करने से बहुत सारा इनकम करेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि उनका जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट होता है इंडियन रूलर्स में वो उनका वो जाग जाता है और वहाँ जाकर वो काम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ हमें वहाँ की भी पॉलिटिकल पावर हमें लेनी है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कंपनी सून इन्वॉल्व इन वॉर्स विद अदर रूलर्स, ठीक है। साथ ही साथ में क्या है कि जो कंपनी थी वो जब बंगाल में फैमाइन आ जाता है, ठीक है, तो वो लोगों की देख रेख नहीं करते हैं वो, ठीक है। वो कहते हैं कि कोई नहीं मर रहे हैं मरने दो, लेकिन जो कंपनी वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं कि वो और रूलर्स जो होते हैं इंडियन रूलर्स उनके साथ वो बस वॉर में लगे रहते हैं, वो वॉर में इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ में कंटिन्यू इंटरफेयर द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द रूलर, ठीक है। वॉर भी लड़ते हैं और जो इंटरफेयर करते हैं किसी भी रूलर्स के वो इंटरनल अफेयर्स में, ठीक है, इंटरफेयर करते हैं, ठीक है, आउट ऑफ ग्रीड टू कलेक्ट मनी एंड एक्वायर मोर टेरिटरीज। उनका यही होता है कि बस कैसे हम पैसा कमाएं और कैसे कैसे हम बस किसी तरह से टेरिटरी को अपने अंडर में हम कर लें वो, ठीक है। देखो यहाँ यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम आगे से छोटा सा टॉपिक ही करेंगे, ठीक है, एक दो स्लाइड्स में करेंगे। इसमें कौन सा है, ठीक है, जब बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर हो जाती है, ठीक है, उसके बाद साथ ही साथ में क्या होता है कि एक बहुत बड़ा किंगडम होता है, कौन सा? मराठास, ठीक है। तो जो वो ब्रिटिश होते हैं वो मराठास के साथ भी उनकी वॉर होती है उनकी वो, ठीक है, जिसको कि हम एंग्लो मैसूर वॉर बोलते हैं उसको, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड जो हुई थी वो, ठीक है, थर्ड भी हुई थी, जैसी भी हुई थी वो हम देखेंगे बाद में हम, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वॉर विद मराठास। देखो मराठास कौन थे, देखो मराठा कंसीडर्ड एज अ राइजिंग पावर अंडर द लीडरशिप ऑफ बाजीराव पेशवा। तो मराठास का जो काफी फेमस लीडर था बाजीराव पेशवा वन, ठीक है। तो जो ब्रिटिश होते हैं और जो मुगल एम्पायर होता है उस टाइम, ठीक है, तो धीरे धीरे से जो मराठास होते हैं उसकी पावर काफी सारी राइज कर रही थी, किसकी लीडरशिप में? बाजीराव पेशवा वन के में, ठीक है। जो मराठास थे वो अपने आप को इस तरह से देखते थे, मराठा सॉ देमसेल्फ एज अ पॉलिटिकल हेयर टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर। उनको लगता था कि जब मुगल एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम भी वहां पर रूल करेंगे, हमारे सिवा कोई भी नहीं हो सकता है वो, ठीक है। देखिए जो मराठा का सबसे फेमस लीडर है शिवाजी, ठीक है, वो वहां पर बहुत ज्यादा मराठा से ग्रो करते हैं, ठीक है, अंडर द लीडरशिप ऑफ शिवाजी वो बहुत ग्रो करते हैं, ठीक है। वो शिवाजी जी बहुत सारी सक्सेसफुल फॉर्ट्स लड़ते हैं मुगल के साथ में, ठीक है, बहुत सारी वॉर्स किए उन्होंने, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उन्हें लगता है कि अब हम ही रूल करेंगे, ठीक है। जब मुगल एम्पायर का जब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाता है, कहाँ से शुरू होता है? जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उन्हें मराठास को लगता है कि बस अब इनका टाइम गया और अब हम रूल करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होता था कि जो मराठास थे वो, ठीक है, तो देखो ऐसा था कि जो मुगल एम्पायर था, इतना बड़ा उनका एम्पायर था मुगल वालों का, ठीक है, तो वो क्या था कि वो पूरे भी टेरिटरी में एक साथ वो रूल नहीं कर सकते, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने नवाब या जैसे प्राइम मिनिस्टर पेशवा उन्होंने अपॉइंट किए थे कि आप वहां जाकर हमारे अंदर में वहां जाकर आप उस एरिया को जाकर देखो और वहां पे रूल करो, जो वहाँ की चीजें वो सब हम करेंगे, ठीक है, जो रेवेन्यू वगैरह आप कलेक्ट करो और हमारे पास आप भेज देंगे, ठीक है। तो उन्होंने मतलब अपने मिनिस्टर्स उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं पूरे लैंड पे, जहां जहां पर उनकी टेरिटरी एक्सपेंड की होती है उन्होंने, ठीक है। तो जो पेशवा और प्राइम मिनिस्टर मेड मराठास एज अ फॉर्मिडेबल पावर। जो पेशवा उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए थे मुगल एम्पायर में वो मराठास होते हैं कुछ वो, ठीक है, मराठास को क्या बना देते हैं? वो फॉर्मिडेबल पावर बना देते हैं, पेशवा और प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। इसकी शुरुआत होती है देखो द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1767 सॉरी 1761 में, ठीक है। अगेंस्ट किसकी बीच में हुई थी बैटल ऑफ पानीपत?
अगेंस्ट अफगान। लीडर कौन था उसका? अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, जब वो युद्ध हो जाता है, जब बैटल ऑफ पानीपत होता है, तो उसमें जो मराठास होते हैं उनकी हार हो जाती है उनकी, ठीक है, वो हार जाते हैं उस युद्ध में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है कि जब वो बैटल ऑफ प्लासी में हार जाते हैं, तो वहां से उनकी जो पावर होती है मराठास की, वो वीकन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कौन सा वो जीतता है यहाँ पर? अफगान लीडर अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, जब वो जीत जाता है, तो जो मराठास होते हैं उनकी जो पावर होती है वो वीकन होना वो शुरू हो जाती है वो। ठीक है, जब देखो, जब बैटल ऑफ प्लासी में हार जाते हैं, तो जो मराठास का जो एम्पायर होता है, ठीक है, इतना बड़ा जो एम्पायर उन्होंने बाजीराव पेशवा और शिवाजी के अंदर में उन्होंने बनाया था, ठीक है, तो वो डिवाइड करना शुरू कर जाता है, बहुत सारे स्टेट्स में वो डिवाइड हो जाता है। और वो कौन उसको गवर्न करता है? फिर गवर्न बाय इंडिविजुअल रूलर्स। कौन कौन से रूलर्स थे? ठीक है, जो उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं उन्होंने। ठीक है, देखो कहने की बात ये है कि मुगल एम्पायर तो था ही था, साथ में जो मराठा थे उनका भी एक बहुत बड़ा एम्पायर था, वो भी एक राइजिंग पावर कर रहे थे कि जब मुगल चले जाएंगे, जब उनकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, तो मराठा ही पूरी इंडिया में रूल करेंगे वो। ठीक है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है ऐसा। ठीक है, लेकिन जो क्या होता है कि जो मराठास होते हैं वो बैटल ऑफ पानीपत में वो हार जाते हैं वो। ठीक है, तो वहां से उनका डिसइंटीग्रेशन शुरू शुरू हो जाता है। तो और जो उन्होंने अपने जो नवाब और जो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर जो पेशवा उन्होंने अपॉइंट किए होते हैं, वो अपने अपने खुद को इंडिपेंडेंट हो जाते हैं वो। ठीक है, तो वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और वो गवर्न करते हैं बाय इंडिविजुअल रूलर। जो उन्होंने जहाँ जिस लैंड में उन्होंने अपॉइंट किए थे, जो पेशवा अपॉइंट किए थे, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, और वो अपने आप को गवर्न करते हैं वो एज अ इंडिविजुअल रूलर। और वो कौन कौन से थे? वो पेशवा और प्राइम मिनिस्टर कौन कौन से अपॉइंट किए थे मराठा एम्पायर ने? वो थे गायकवाड़ थे, वंशज थे, होलकर्स और सिंधियास। ठीक है, वो सबसे मिलकर क्या बनाते हैं? टुगेदर फॉर्म अ कॉन्फेडरेसी अंडर पेशवा। ठीक है, पेशवा होते हैं पहले, लेकिन सब मिलकर एक अच्छे से कॉन्फिडेंस पेशवा बना लेते हैं। ठीक है, एक अलाइंस बना लेते हैं वो। ठीक है, तो जो ये मराठास होते हैं, जब ये कॉन्फिडेंस बना लेते हैं ये, ठीक है, तो इनका जो हेड होता है, हेड कहाँ पे होता है? मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कहाँ होती है इनकी मेन? हेड एट पुणे। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं कि जो पुणे में होता है, लेकिन मराठा साथ ही साथ में ये सोचते थे कि जैसे ब्रिटिश ने नवाब ऑफ बंगाल के अंदर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने इंटरफेयर किया, तो वो नहीं चाह रहे थे कि ब्रिटिश आए और हमारे बीच में आकर भी वो इंटरफेयर करें वो। ठीक है, तो मराठा नहीं चाहते थे, जो उन्होंने पेशवा बने थे ये 4-5 ये नहीं चाहते थे कि जो ब्रिटिश है वो जाकर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में आकर वो इंटरफेयर करें, उनको बिल्कुल भी वो पसंद नहीं था उनको। ठीक है, तो क्या होता है कि जो मराठास जो होते हैं ये पेशवा, इनकी वॉर होती है। कौन कौन सी वॉर होती है? देखो, फर्स्ट एंड सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कि वो कौन कौन सी वॉर है वो आपस में फाउट करते हैं वो। ठीक है, देखो ये जो वॉर होती है ना, वॉर विद मराठा। देखो, जब मुगल एम्पायर था, साथ ही साथ में मुगल एम्पायर के बाद में, ठीक है, तो क्या था कि जो मराठास होते हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ बाजीराव पेशवा एंड शिवाजी, ठीक है, जो मराठास एम्पायर होता है ये काफी एक्सपेंड कर रहा होता है उस टाइम मुगल एम्पायर के साथ साथ में ये। ठीक है, तो वो क्या थे कि इनको अपना मराठा जो है मुगल को अपने प्रतिद्वंदी मानते थे ये, कि जब इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, या इनको तोड़ देंगे और हम जाकर वहां पर रूल करेंगे हम। ठीक है, तो मराठास ये सोचते थे, ठीक है, कि जब इनका डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा तो हम जाकर रूल करेंगे। ठीक है, जैसे मुगल एम्पायर कर रहा है तो हम भी करेंगे। किस किस की लीडरशिप में इन मराठास को राइज हुए थे? अंडर द लीडरशिप ऑफ बाजीराव पेशवा वन और मेन लीडर थे शिवाजी। ठीक है, ये काफी फेमस थे, सब जानते होंगे इनके बारे में वो। ठीक है, और ये काफी सारी फाइट्स लड़ते हैं, बहुत सारी फाइट्स लड़ते हैं, जीतते हैं किससे?